स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक आंदोलनों की भी साक्षी रही है। भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पहाड़ी, पठारी और मैदानी क्षेत्र का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। नवादा को बिहार का कश्मीर कहा जाता है। आज नवादा राजनीतिक रूप से सक्रिय और विकास की राह पर अग्रसर जिला है और अब इसी ऐतिहासिक धरती पर महुआ खबर लाया है महुआ मंथन का डिस्ट्रिक्ट कॉन्क्लेव। नवादा बिहार का एक ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका महुआ खबर पर। जिस तरह से हम तमाम तरह की चर्चाएं कर रहे थे, आपके मुद्दे को उठा रहे थे और ये सिलसिला अभी यहाँ पे रुका नहीं है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी रवि राज जी को, पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी से। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। रवि जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका महुआ खबर की पूरी टीम की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ करने के लिए आपको और आपकी टीम को, और यहाँ आए हुए जितने भी आगंतुक हैं, जो हम लोग को सुनने वाले श्रोता हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी। तैयारी कैसी चल रही है बीजेपी? बहुत अच्छी तैयारी, ऐलान भी हो चुका है चुनाव का। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। आप देख रहे होंगे कि हम लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। एक दो दिनों में सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा, सब कुछ फाइनल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चुनाव का आगाज हो ही गया है। 14 नवंबर को जो फैसले आएंगे वो आपको देखने लायक होगा। क्या लग रहा है आपको, बिहार की सियासत में हवा किसकी चल रही है अभी? इसमें कहाँ राजनीति चल रही है? नहीं, रणनीति के तहत, हवा के तहत नहीं, रणनीति के तहत। और एनडीए सरकार ने जो पिछले 20 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों में जो सत्ता की बागडोर सौंपी, वो काम के आकलन को लेकर के जो है एनडीए फिर से दोबारा यहाँ आ रही है जी। जिस तरह से लेकिन बार बार महागठबंधन की तरफ से दावे किए जाते हैं कि सरकार तो उनकी बनेगी, कितनी सच्चाई है इस दावे में? बदलाव का बात भी कहा जा रहा है कि 14 तारीख को बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। बिहार की जनता बदलाव करेगी इस बार। दावे करने में और दीवार स्वप्न देखने में कहीं कोई हर्ज नहीं है, वो देख सकते हैं। लेकिन उनके पिताजी के कार्यकाल को भी देखा है, उनके माताजी को कार्यकाल को भी देखा है बिहार ने। हम लोग तो 90 के दशक को जो बहुत कम लोग, हम लोग जैसे लोग जानते होंगे, स्मरण भी होगा, जिसको कि आज के दौर में जो हम लोग के एज ग्रुप के लोग हैं उनको जेनजी बोलते होंगे, वो तो अब देखे भी नहीं होंगे वो दौर को। लेकिन जो पुराने लोग, जो हम लोग के घर वाले, हम लोग के दादा, हम लोग के पिताजी जो कहानियाँ सुनाते हैं, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किस तरह का उनका जंगल राज का जो आतंक था कि 6 बजे के बाद घर से लोग निकलना पसंद नहीं करते थे, घरों में अपने दुबक जाते थे। जैसा कि अभी पूर्व के वक्ता ने हमारे अभिभावक ने कहा कि जब आधे घंटे लेट हो जाते थे लोग, किसी की गाड़ियाँ पंचर हो जाती थी, उनकी दिक्कत होता थाने में, तो लोग परेशान हो जाते थे, परिवार वाले परेशान हो जाते थे कि कहीं कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए उनके साथ। ये अंदेशा में जीते थे। कम से कम आज तो वो दौर नहीं है। रवि जी, आपने जेनजीज की बात कही, तो नेपाल में क्या हुआ ये हम सब ने देखा, तख्ता पलट हो गया। आपको क्या लगता है भारत में जो जेनजीज हैं यहाँ क्या करेंगे? यहाँ के युवाओं का क्या रोल है? यहाँ उस तरह की ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ बिल्कुल भी हम लोग को जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार चल रही है वो बहुत ही अच्छे से चल रही है और हम युवाओं का भी ख्याल रख रही है, सभी वर्गों को साथ लेकर के चल रही है। जैसा कि हमारे पार्टी का नारा भी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसके तहत यहाँ ऐसी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो अपोजिशन वाले ये हल्ला उड़ाते हैं कि इस तरह का खतरा यहाँ भी देखने को मिल सकता है, ये सब बेफजूल की बात है। तेजस्वी यादव तो दावा कर रहे हैं कि अगर सरकार बन गई तो हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। कहाँ से लाएंगे इतनी नौकरी? 26 लाख नौकरियां, 26 लाख सरकारी नौकरियां बिहार में अभी भी है जी। और उस हिसाब से अगर देखें तो 3 करोड़ नौकरियों का और सृजन करना पड़ेगा। अगर उनकी बातों में अगर वो करते हैं ऐसा, तो कहाँ से लाएंगे इतनी नौकरियां लाएंगे कहाँ से? वो तो ये भी कहते हैं, पहले भी जब बोला गया था कि नौकरियां देंगे तो नीतीश कुमार ने भी सवाल उठाया था, नौकरी कहाँ से लाओगे, पैसा कहाँ से लाओगे? पिता के घर से। हाँ बिल्कुल, ऐसा कहा था उन्होंने। तो बात वही कर रहे हैं ना कि बात स्टैटिस्टिक्स पे होनी चाहिए, बात डेटा पे होनी चाहिए। आप ऐसे ही कुछ भी बोल दीजिएगा, उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उस बातों में सत्यता हो। बोल तो रहे कि 26 लाख नौकरियां अभी भी है बिहार में, और अगर उनके वादों के हिसाब, क्रेडिट भी तो वो खुद लेते हैं ना। हाँ लेते हैं। उनका कहना है कि उनकी वजह से नौकरी मिला है। सत्ता की बागडोर किसके हाथ में थी? नीतीश कुमार जी के हाथ में थी। बिल्कुल। उप मुख्यमंत्री बनाया किसने? नीतीश कुमार जी ने बनाया। तो फिर एक क्रेडिट वो कैसे खुद ले रहे हैं भाई? अब क्या लगता है ये जो तीसरा मोर्चा अब तैयार हो रहा है महागठबंधन और एनडीए को टक्कर देने के लिए, टक्कर दे पाएंगे? कौन सा तीसरा मोर्चा?
प्रशांत किशोर की बात कर रही वो हूँ, कोई फैक्टर नहीं है बिहार में। अभी उनको और मेहनत करनी पड़ेगी। बट वो उनको बहुत लोग बड़ी-बड़ी कंसल्टेंट के बातें तौर कर पे रहे या हैं। स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे लोग जानते थे, लेकिन वही तो बोला ना कि मेरे पूर्व के वक्ता ने कहा जी कि बिहार के लिए अभी उन्होंने किया क्या है। पहले कुछ करने के लिए आपको पहले प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। आपने बिहार के लिए क्या किया? वो तो ये भी कहते हैं कि आप लोगों ने भी कुछ नहीं किया 20 सालों में बिहार के लिए। आप किस नवादा बिहार का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जिला है जो मगध प्रमंडल में स्थित है। इसकी सीमा गया, नालंदा और झारखंड से मिलती है। प्राचीन काल में ये मगध जाना होता था ना तो लोग डरते थे। आज 2 घंटे में अपनी गाड़ी से आप पटना पहुंच जाइएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में कितना बताएं, कहाँ काम नहीं हुआ है। लेकिन वो तो हमेशा यही कहते हैं कि आप लोग बस भ्रमित करने का काम करते हैं। चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, आप लोग बस जनता को घुमा रहे हैं, जनता के हित में नहीं सोचते। प्रशांत किशोर ये तक कह रहे हैं कि इस बार वोट ना एनडीए को देख कर दे, ना नीतीश कुमार का चेहरा देख कर दे, ना तेजस्वी यादव का चेहरा देख कर हाँ दे, तो- यहाँ तक कि प्रशांत किशोर का चेहरा देख कर भी नहीं दे। हाँ। ऐसी सलाह दे रहे हैं कि अपने बच्चों का चेहरा देख कर दे। तो बच्चों के चेहरे पे तो खुशहाली है। बच्चों का चेहरा तो देख रहे हो, खुशी से भरपूर है। कहाँ जाएंगे दूसरे जगह, कहाँ जाएंगे? आने के बाद खुशहाली आएगी, पलायन रुकेगा बिहार में। क्यों? अभी कहाँ कोई दिक्कत है? अभी तो कोई दिक्कत है नहीं। यानी आप कहना चाह रहे कि पलायन नहीं है बिहार में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कुछ हद तक है तो लोगों की वो ठीक हो जाएगा फिर। जी, कानून व्यवस्था पे भी बहुत लॉ सवाल एंड ऑर्डर उठाते पे तो अभी तो बता रहे हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर नीतीश सरकार के पहले की क्या स्थिति थी और आज का क्या स्थिति है। अगर दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो कहीं कोई तुलना ही करने की चीज नहीं है। आप किस तरह से देखते हैं फिर बिहार के लॉ एंड ऑर्डर? बहुत अच्छी तरह से। आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा लीजिए। नहीं लगता कहाँ? आपको उसमें थोड़ी सुधार की जरूरत है? थोड़ी, अब देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जी, जिसको कि खत्म नहीं किया जा सकता। भाई भाई के झगड़े में अगर मान लीजिए किसी का सर फूट गया, वो कहीं रुकने वाली चीज है क्या? वो कंट्रोल तो कर सकते हैं ना कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था, संगठित अपराध जिसको बोला जाता था, वो तो कहीं उसमें तो बहुत लगाम लगाने की कोशिश हुई है। बहुत बड़े बड़े बाहुबली जो हैं सलाखों के पीछे भेजे गए हैं नीतीश कुमार जी की सरकार में। इसीलिए उनका कहना है कि ना हम किसी को फंसाते हैं और ना हम किसी को बचाते हैं। अच्छा, चुनाव का वक्त है। बिहार में जो छात्र हैं, जी। अगर बीपीएससी छात्रों की बात कर ले जी। तो वो लगातार आप लोगों पर आक्रामक हो रहे थे, सवाल उठा रहे थे और बिल्कुल, ये भी बिल्कुल। कह रहे थे कि अगर छात्रों के मुद्दों को नहीं सुना गया तो इस बार वोट भी नहीं मिलने वाला है। और एक इतना बड़ा तबका, युवा जो भविष्य है हमारे देश का, उसको नाराज करना आपको नहीं लगता खतरनाक साबित हो सकता है? नहीं, हम उनको नजरअंदाज करके ना पहले चले थे, ना अभी हम चलने के लिए तैयार हैं। जी। उनको साथ लेकर के चलने के लिए हम तैयार हैं। बीपीएससी की परीक्षाएं पहले 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल तक नहीं होती थी। आप जब उनके कैलेंडर को देखेंगे तो अभी कैलेंडर के हिसाब से हमारी परीक्षाएं संचालित हो रही है। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बोलते हैं ना, जो काम करते हैं फिर उम्मीदें उनसे और बढ़ जाती बिल्कुल है। बिल्कुल, उम्मीदें रखनी तो भी फिर चाहिए। उनका तो यही मांग था ना कि एक बार नीतीश कुमार आके बस उनकी बातों को सुन ले। बीपीएससी में वो हाल जिस तरह से लगातार लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। बीपीएससी में हाल के दिनों में कितनी नौकरियां हुई है इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। उनकी बीपीएससी के तहत अब शिक्षक बहाली हो गई है। बीपीएससी के तहत और परीक्षाएं जो है हो रही है। पहले तो पेपर लीक हो जाता था। पहले परीक्षा होती कहाँ थी? पेपर लीक वैसे अभी होता है। सीट बिकती थी। पहले सीटें बिक जाती थी जो तैयारी करने वाले होते। बात कह रहे थे, जी। पेपर लीक वैसे अब भी होता है। नहीं, अब तो उसमें बहुत लगाम लग गया है। अब तो खैर बहुत सारे एजेंसी को हम लोगों ने दे सकते, कम हो गया, कम हो गया होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, जिस तरह से तमाम तरह की बयानबाजियां होती रहती है, क्या लग रहा है आपको? राजनीति में तो बयानबाजी चलता टक्कर है। आप किसको देंगे? आप कह रहे थे कि जनसुराज पार्टी का कोई हमारे- अस्तित्व नहीं हमारा आप लोग के सामने। हमारा टक्कर यानी किसी- महागठबंधन के साथ टक्कर हमारा है फिर। टक्कर किसी से है ही नहीं। मैं बता रहा हूं ना कि हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता और एनडीए के कार्यकर्ता अपने काम के आधार पर जो 20 वर्षों में माननीय नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया है जी। और डबल इंजन की सरकार बिहार में जो है इतने वर्षों तक रही, उसके काम के आधार पर हम जाएंगे। हमारा तो ऐसा कोई नहीं टक्कर ही लगता नहीं। आपके बीजेपी को बिहार का नेतृत्व अकेले भी करना चाहिए? मन नहीं। में तो आता होगा ये चीज। नहीं, अभी वो पार्टी के शीर्ष नेता का हमारा फैसला है। अब हम तो इस स्थिति में कुछ है नहीं कि अभी हम कुछ बोल दें। अब जब उनका फैसला है और नीतीश जी हमारे पुराने गठबंधन के साथी पर रहे हैं। लोकतंत्र है, सबकी अपनी अपनी हाँ, राय। इच्छाएं होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग जी। उनको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। अभी उन लोग को कहाँ कोई दिक्कत वाली बात है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि 20 से 25 बहुत हुए नीतीश। हाँ, तो बोले ना पूर्व के वक्ता अभी कि 2025 फिर से नीतीश सब फिनिश। और बाकी सब फिनिश।
तो बोल तो दिया, अब इसमें कहाँ कोई दो राय वाली नहीं, बात ऐसा है? होने वाला है। तेजस्वी यादव पे बिल्कुल। जो लगातार दावे कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, वो तो नकलची होने का भी आरोप लगा रहे हैं आप लोगों की सरकार पर। नहीं तो वही कि जब जब वो जिस मुद्दे पर उठा रहे हैं बात, चाहे बिजली की बात हो, तो उन्होंने कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे सरकार बनेगी, तो वृद्धा पेंशन को बढ़ाने की बात। पहली बार शेयर खरीदते हैं तो डर तो लगता ही है। मुझे याद है जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, अपने जीवन का पहला स्टॉक खरीदा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब कोई योजनाएं बनती है तो सबके लिए बनती है, और जो जरूरत होता है 400 से 1100 करने का जरूरत था, लोगों ने किया, हमारी सरकार ने किया। अब वो कह रहे हैं कि हम 1500 कर देंगे, हमने 125 यूनिट बिजली दिया, कह रहे हैं 200 कर देंगे। तो वो तो अभी सत्ता में आए। नीतीश कुमार इसके पक्ष में तो नहीं थे ना, फ्री की चीजें देने के पक्ष हाँ, में। फ्रीबीज, फिर ऐसा क्या हुआ? नहीं ठीक है, फ्रीबीज के चक्कर में मान लीजिए हमारी पार्टी जो है शुरू से ही इन सब चीजों के लिए ये रही है, लेकिन अब बिहार जैसे स्टेट में और इसकी जरूरत है, बहुत लोगों को जरूरत है, इसलिए उन्होंने दिया। क्या लगता है इतनी तरह की जो सौगातें दी जा रही है, इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप जब ग्राउंड लेवल पे जाइएगा और गांव में घूमिएगा, गांव की गलियों में जाइएगा, जो महिलाओं को 10,000 रुपया जो रोजगार योजना के तहत दिया जा रहा है, बुजुर्गों को जो है 400 से बढ़ा करके 1100 पेंशन किया जा रहा है, ये सब चीजों को लेकर के जब आप जाइएगा तो आपको फर्क महसूस पड़ेगा कि उन लोगों में कितनी खुशी है इन चीजों को लेकर के। तो सवाल ये उठते रहता है बार बार कि काम नहीं किया आप लोगों ने। 20 साल में क्या क्या काम हुआ है, गिनवा दीजिए जरा। वही तो बता रहा हूँ ना मैं कि पहले मैं नवादा की ही बात कर ले रहा हूँ। बिल्कुल। नवादा से पटना जाने में पहले लोगों को सोचना पड़ता था। जी। अभी 2 घंटे में आप यहाँ से नवादा जा सकती हैं। यहाँ से बता तो रहे हैं ना कि यहाँ अस्पताल में सुई नहीं था, रुई नहीं था। अब यहाँ से पटना जाने में के लिए यहाँ से बीच में कोई ऐसा अस्पताल नहीं था, बड़ा अस्पताल जहाँ की इलाज हो सके। अगर डॉक्टर यहाँ से रेफर कर देते थे तो बीच में यहाँ पावापुरी का हॉस्पिटल भी खुल गया है। आप पटना अगर जाने में ये नहीं है, अगर कोई बहुत इमरजेंसी हालत में है तो आप पावापुरी में भी अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इतना सारा काम हुआ है। यहाँ केंद्रीय विद्यालय की नई स्वीकृति मिली है। शिक्षा का तो कहते हैं प्रशांत किशोर की बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वही सुधार कर सकते हैं। बदलाव होगा बिहार में, और ये बदलाव का बीड़ा प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। हाँ, तो दिक्कत जब इतना दिन तक वो चरवाहा विद्यालय जब चला, जब तो लालू जी के शासन में लोग पढ़ाई नहीं करते थे, स्कूल नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप था, टीचर स्कूल में नहीं आते थे, पढ़ाई का क्या स्तर था वो सब लोगों ने देखा है, वो महसूस किया है। और आज का पढ़ाई का क्या लेवल है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब लोगों ने देख रखा है। उनके कहने से नहीं हो जाएगा ना। मैं तो बता रहा हूँ कि अभी AIMIM है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, हाँ, वो भी अलग तैयार खड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल सबको चुनौती देने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल वो तैयार, लेकिन हमारे लिए वो कोई फैक्टर नहीं है। फिर ओवैसी साहब से किसको नुकसान होने वाला है? हम उनको देखते ही नहीं, हम उनको किसी रूप में हम उनको मानते नहीं, अपने लिए तो नुकसानदायक बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन प्रशांत किशोर की बात करें तो वो तो बड़े बड़े राज खोल रहे हैं, खुलासे कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो लोगों को इंतजार रहता है कि अब क्या ना बोल दें। अब वो खुलासे कर रहे हैं, लेकिन उन पे भी तो बहुत सारे आरोप लगे ना। जी, जैसे आपने नवयुगा कंस्ट्रक्शन से पैसे कहाँ से लाए, जिस कंपनी का कुछ है ही नहीं, कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं पिछले 4-5 सालों से है। नवयुगा कंस्ट्रक्शन ने कैसे आपको पैसे दिए, अयोध्या रामी रेड्डी ने कैसे आपको पैसे दिए, आप साउथ से पैसे ला रहे हैं, क्या हिसाब किताब है उसका, अब बताइए। आप पे भी तो आरोप लगे ना। जिस कंपनी का पिछले 3-4-5 सालों में नवयुगा कंस्ट्रक्शन का कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं, उन्होंने आपको 11 करोड़ रुपए कैसे दिए। अयोध्या रामी रेड्डी जो वहां के नेता हैं, उन्होंने किस हिसाब से आपको पैसे दिए, कौन सा ऐसा स्ट्रेटजी और कौन सा ऐसा बात आपने उनको कंसल्टेंसी के तहत उनसे पैसे लिए आप बताइए कि 241 करोड़ रुपए आप कहते हैं कि हमने लगाए हैं, बिहार में लाए हैं, अलग अलग लोगों को स्ट्रेटजी और कंसल्ट मैंने ये दे करके, तो कहां से पैसे आए। बिल्कुल। नवादा की बात कह रहे थे आप, हाँ। क्या लगता है ऐसा क्या छूट गया है नवादा में होना, जो आप लोगों की सरकार बनने के बाद फिर से आप लोग उस अधूरे काम को पूरा करेंगे? नहीं, जो क्योंकि ऐसा बहुत सारी चीजों में कुछ ना कुछ पीछे छूट जाता है। नहीं, बिल्कुल बहुत सारे, ऐसा कुछ नहीं है कि सब काम एक साथ ही हो जाता है। कुछ इश्यूज हैं नवादा को लेकर के, हम इस चीज से बिल्कुल ही डिसएग्री नहीं करेंगे। एक ट्रैफिक का समस्या जो है नवादा में वो है, उसको हम लोग सुलझाने के लिए प्रयासरत भी हैं, उस पर काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। शहर के बाहर से बाईपास निर्माण का भी काम हो रहा है, और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं जो कि आपको आने वाले दिनों में दिखेंगे। आप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। मैं रवि जी, मैं मंच पे हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जी को बुलाना चाहूंगी रवि जी को सम्मानित करने के लिए।
ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।